देखो, जो सॉलिड का स्ट्रक्चर होता है वो जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, लिक्विड का स्ट्रक्चर और गैस का स्ट्रक्चर, इससे डिफरेंट है। ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है। ठीक है। जहां तक आपको पता होगा कि भाई अगर सॉलिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल मैं यहाँ पे कह रहा हूँ वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकता है। तो जो पार्टिकल होता है वो फिक्स्ड होता है स्ट्रक्चर में। ठीक है। वो सिर्फ ऑसिलेट कर सकता है उस पॉइंट पे, बट वो क्या होगा, एक पॉइंट पे फिक्स रहेगा। ठीक है ना। इसलिए रिजिड स्ट्रक्चर होता है। जो सॉलिड का स्ट्रक्चर होता है उसको रिजिड स्ट्रक्चर भी कहते हो। ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले फंडामेंटल सीखते हैं कि भी है क्या। नॉर्मली जो हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है तो जो वेल प्लान्ड होगा, ठीक है ना, उसका स्ट्रक्चर किसका होता है, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं। ठीक है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम लोग ढंग से पढ़ते हैं अभी। सारे फंडामेंटल्स, क्या बॉडी सेंटर होता है, क्या फेस सेंटर होगा, क्या प्रिमिटिव सेल होगा, यूनिट सेल क्या होगा, मैं एक एक पॉइंट्स क्लियर करके आपको बताऊंगा। आप देखिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है। तो मैं सीधे वहां से शुरू करता हूं कि भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, हमें पता है कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, वहां से आगे क्या। ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते, जो क्रिस्टल सॉलिड होते, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है। वो क्या करेगा, एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करेगा, है ना। तो अगर यहां पे देखो कोई भी सॉलिड है वो क्या होगा, वो एटम से बना हो सकता है, मॉलिक्यूल से बना हो सकता है, या फिर आयंस हो सकते हैं। ठीक है ना। मैं इन सब के लिए पार्टिकल वर्ड यूज करूंगा। आगे जब न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो स्फीयर वर्ड यूज करूंगा। तो इन सबको आप क्या कहोगे, यहां पे मैं पार्टिकल लिखूंगा। ठीक है। तो जो पार्टिकल होता है, जैसे सॉलिड है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि भाई सॉलिड अगर है तो सॉलिड में क्या होगा, जितने भी पार्टिकल्स हैं, जिस पार्टिकल से वो सॉलिड बना होगा उसका जो अरेंजमेंट होगा वो फिक्स्ड अरेंजमेंट होगा। तो क्या फिक्स्ड अरेंजमेंट है तो डेफिनेटली कोई पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, और अगर वो पैटर्न फॉलो कर रहा है तभी वो क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो देखो, पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है। इसके बाद इसको समझने के लिए सबसे पहले जो चीज आती है कि भाई हम लोग वो क्या लिखते हैं, लैटिस स्ट्रक्चर लिखते हैं। ठीक है ना, कि भाई लैटिस स्ट्रक्चर है क्या। जैसे यहां पे देखो 3 डायमेंशनल क्यूबिक लैटिस मैंने दिखाया हुआ है। यहां पे अगर आप देखोगे तो एक फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब अगर देखें छोटे छोटे पार्ट में अगर देखते जाए तो भाई जो पैटर्न यहाँ पे वो एग्जैक्टली वो इस तरफ भी फॉलो हो रहा है, इस तरफ भी फॉलो हो रहा है, इस तरफ भी फॉलो हो रहा है। ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर शो कर रहा है। तो लैटिस स्ट्रक्चर की बात करें तो वो क्या होता है, जो पूरा स्ट्रक्चर जो पैटर्न दिखा दे तुम्हें पॉइंट से। ठीक है। वो क्या हो गया, लैटिस स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। अब अगर ये लैटिस स्ट्रक्चर है किसी सॉलिड का, सपोज करो, तो इसमें एक स्मॉलेस्ट पोर्शन, एक स्मॉलेस्ट पार्ट जो पूरे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते, दैट इज यूनिट सेल। ऐसा तुमने पढ़ा हुआ है। जैसे हम लोग डेफिनेशन लिखते भी हैं कि भाई यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल। नहीं, यूनिट सेल इज अ स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस जनरेट द होल स्ट्रक्चर ऑफ द लैटिस। समझ आ रहा है कि मतलब अगर यूनिट सेल को सब तरफ आप एक्सटेंड करो तो पूरा लैटिस तैयार हो जाए। मैं इसको यहां से समझाता हूं। ये एक लैटिस हो गया, लिख सकते हैं ना। तो ये 3 डायमेंशनल क्यूबिक लैटिस हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। चेंज करने का मतलब ये हो गया कि भाई देखना, देखिएगा, समझिएगा। लैटिस स्ट्रक्चर आपको समझ आ रहा है क्या है। देखिए, इसको हमने क्या किया, दिस वन लैटिस पे क्या बताता है, ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाता है आपको। ठीक है। अब देखो, ये यहां से लिख दिया हमने, ये यहां से लिख दिया। ठीक है ना, दिस वन। फिर देखिएगा कि भाई अब ये क्या दिख रहा है आपको, आप कहोगे क्यूब दिख रहा है। ठीक है। इसका मतलब यहां पे क्या निकलेगा वो देखिए। आप कहोगे पहले भी क्यूब था, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। देखिए, अगर मैंने ऐसा आप खींच दिया इसको और मैं कहता हूं कि इसको शेड करो, ये सिर्फ ये वाला पोर्शन, अब क्या होगा देखना। ये जो पार्ट है अब जो दिख रहा है ये एक क्यूब, कंप्लीट क्यूब दिख रहा है। और अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं किसी भी तरफ तो जो पहले से स्ट्रक्चर अवेलेबल था वही स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अगर ये देखो, यहां से लिख दिया हमने, अब ये क्यूब निकल के आ रहा है, लिख सकते हैं ना।
तो देखो ये क्यूब मिनिमम पोर्शन था इस पूरे लैटिस का, इससे कम अगर करते, सपोज एक मैं इसको ड्रॉ करता, तो भाई सिर्फ ये इस पूरे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता था, ठीक है। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ दिस लैटिस, नहीं, जो इस पूरे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज नोन एज यूनिट सेल। यहां तक समझ आ रहा है? यूनिट सेल किसको कहते हैं, समझ आया? कि मतलब सबसे छोटा पार्ट, मतलब उससे उससे छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो वो जो होगा वही क्या हो जाएगा, यूनिट सेल हो जाएगा। यहां तक समझ आ रहा है? तो अब यूनिट सेल क्या होता है ये समझ आ गया। किसी भी स्ट्रक्चर के लिए जो यूनिट सेल होगा वो क्या होगा, वो स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा जो पूरे स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेटिव होगा, मतलब पूरे स्ट्रक्चर की हर एक चीज को हम यूनिट सेल से समझ पाएंगे। आगे फायदा क्या है, लाइक डेंसिटी समझना है तुम्हें, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, कितने पार्टिकल्स होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कुछ भी लिखना है तो हम लोग यूनिट सेल से शुरू करके कहानी स्टार्ट कर सकते हैं। यहां तक समझ आ रहा है? अब देखो, अगर यूनिट सेल की बात करें तो कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे। ये तो एक स्पेशल टाइप का एक स्पेशल एग्जांपल लिया कि भाई ये 3 डायमेंशनल क्यूबिक लैटिस दिखा है मैंने। यहां तक समझ आ रहा है? अब इसके डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे और उस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग यूनिट सेल्स मिल सकता है हमें, ठीक है। तो देखो, अगर ये ऐसा लिया हमने तो सपोज इसको ए लिख दो, बी, सी, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अल्फा, बीटा, गामा। These 6 quantities are the parameters of unit cell। मतलब क्या क्या हो गया, A, B, C, 3 ये डिफरेंट साइड्स हो गए, लिख सकते। फिर ये 3 डिफरेंट एंगल्स हो गए, लाइक अल्फा इट इज द एंगल बिटवीन साइड B and C, बीटा दिस इज द एंगल बिटवीन साइड C and A, एंड गामा दिस इज द एंगल बिटवीन साइड A and B, लिख सकते। तो ये जो 6 डिफरेंट क्वांटिटीज है, दीज आर नोन एज पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। यहां तक समझ आ रहा है? अब देखिए, जैसे डायग्राम में दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परपेंडिकुलर हो भी सकता है, परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक समझ आ रहा है? अब इस पैरामीटर्स को मैं जैसे जैसे वेरी कराऊंगा तो डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स मिलता जाएगा, जिसका डिफरेंट डिफरेंट यूनिट सेल्स बनता जाएगा, ठीक है। तो जितने तरह के यूनिट सेल्स हो सकते हैं वो इस लेक्चर के एंड में मैं उसका चार्ट दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी जो इंपॉर्टेंट है, जो इस पूरे टॉपिक में पढ़ना है, जो आईआईटी या अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि भाई एक तो क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ना है आपको, ठीक है, दूसरा हेक्सागोनल सेल पढ़ना, यूनिट सेल पढ़ना है, ठीक है। तो देखो यहां तक सबके समझ आ गया कि भाई यूनिट सेल क्या होता है, ये पता लग गया। यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते थे वो लिख दिया। अब यूनिट सेल को अलग अलग लिख सकते हैं, ये ज्योमेट्री के हिसाब से देखना, समझना। यूनिट सेल क्या होता है, एक एक स्टेप पे समझते जाइए। यूनिट सेल क्या था, यूनिट सेल स्मॉलेस्ट पोर्शन था पूरे स्ट्रक्चर का, जो पूरी चीजों को डिफाइन कर पाए, बिल्कुल ठीक है भाई। अब ज्योमेट्री के हिसाब से हमने क्या लिख दिया कि भाई ए, बी, सी, अल्फा, बीटा, गामा को जैसे जैसे चेंज करते जाओगे तो हमें अलग अलग टाइप का यूनिट सेल मिलता चला जाएगा। यहां तक समझ आ रहा है? ये 7 टाइप्स के अलग अलग हमें ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, जो मैं इस लेक्चर के एंड में दे दूंगा, ठीक है। अब पार्टिकल को जो पोजीशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग यूनिट सेल्स कितने हो सकते हैं। तो देखो उसमें सबसे पहला जो लिखते हैं वो प्रिमिटिव सेल है, लिख लीजिए। अगर यूनिट सेल्स की बात करते हैं, है ना, तो यूनिट सेल लिखा आपने जैसे, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, प्रिमिटिव, लिख सकते हैं, लिखिए। प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखना स्ट्रक्चर, मतलब कहीं से कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। यूनिट सेल क्या था, समझ आ गया। यूनिट सेल को ज्योमेट्री के हिसाब से कैसे चेंज कर सकते, तो इन 4-6 पैरामीटर्स को चेंज करेंगे, ए, बी, सी, अल्फा, बीटा, गामा को चेंज करते जाओगे तो आता जाएगा। तो ये 7 अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है ना। अब पार्टिकल को जो पोजीशन करना है ना, उसके हिसाब से यूनिट सेल अलग अलग तरीका का हो सकता है। तो उसमें पहला तरीका क्या है, प्रिमिटिव सेल। तो मैंने जैसा बताया कि अब जो डिफरेंशिएट कर रहे हो आप, अब जो कैटेगराइज कर रहे हो आप यूनिट सेल को, वो पार्टिकल के पोजीशंस के हिसाब से होनी है। तो इसमें स्पेशल क्या है कि सिर्फ इसमें कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड होगा, मतलब जो कॉर्नर्स होंगे ना उसको अगर ऑक्यूपाई करता है तो वो सेल क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव सेल होगा, ठीक है। लाइक ये सिर्फ कॉर्नर्स। अब फिर से मैंने एक स्पेशल केस बनाया है कि भाई
क्यूबिक ले लिया, ठीक है। ये अलग अलग तरह के हो सकते थे, लेकिन स्पेशल क्या है अबाउट द प्रिमिटिव यूनिट सेल कि सिर्फ कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड होंगे। यहां तक समझ आ रहा है? तो कॉर्नर को हमने ऑक्यूपाई कर दिया, यहां तक ठीक है। लिख सकते हैं, कैसे लिखा? सेकंड जो टाइप होगा वो सेंटर्ड होगा, ठीक है। जो सेकंड होगा सेंटर्ड होगा, ठीक है ना। तो सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या हो गया? बिसाइड दीज एटम्स, मतलब जो कॉर्नर है वो तो है ही है, मतलब जो हमने कॉर्नर लिखा था वो तो जरूर होगा, इसके अलग से मतलब इसके अलावा, ठीक है, और भी पार्टिकल्स होंगे। यहां तक समझ आ रहा है? मतलब फेस के सेंटर पे हो सकता है, बॉडी के सेंटर पे हो सकता है, एंड सेंटर लिख सकते हैं। यहां तक समझ आ रहा है? तो देखो प्रिमिटिव और सेंटर्ड में क्या डिफरेंस आ गया, समझ आ रहा है? प्रिमिटिव में क्या था, सिर्फ कॉर्नर ऑक्युपाइड होते थे। सेंटर्ड में जाएंगे तो कॉर्नर तो होगा ही होगा, उसके बाद भी एटम्स या फिर पार्टिकल्स मिल सकते हैं। अब इसको अलग अलग लिखते हैं हम लोग। अब इसमें देखो, इसमें क्या हो गया? बॉडी सेंटर्ड, जिसको आप बीसीसी लिखते हो, ठीक है। बॉडी सेंटर लिख दिया हमने, यूनिट सेल, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा क्या हो जाएगा? फेस सेंटर्ड। तीसरा क्या हो जाएगा? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। बीसीसी एक स्पेशल केस हो गया बॉडी सेंटर का, जब क्यूबिक लेते हैं। देखना, समझना यार, मतलब कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। यूनिट सेल ज्योमेट्री के हिसाब से 7 अलग अलग तरह के वो शेप्स हो सकते हैं, उस शेप्स के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि अलग अलग यूनिट सेल था। दूसरा जो डिफरेंस होता है वो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल के हिसाब से, सिर्फ कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड है, दैट इज प्रिमिटिव सेल में होगा। अगर वो अदर देन कॉर्नर इलेक्ट्रॉन्स, ये तो पार्टिकल्स ये तो होंगे ही होंगे। अगर कोई और, जैसे बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर में क्या होगा कि भाई इसका एक फिर से एक स्पेशल केस क्यूबिक के केस में लेते हैं हम लोग। ये देखो, तो ये तो कॉर्नर वाला होगा ही होगा, साथ में एक बॉडी के सेंटर पे एक एक्स्ट्रा स्फीयर होगा, लिख सकते, ठीक है। तो ये एक स्पेशल केस बता रहा है किसका? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो जाएगा, इसको बीसीसी कहते हैं। क्या तक समझ आ रहा है? फेस सेंटर में क्या हो जाएगा? कॉर्नर्स तो है ही है, बिल्कुल होगा, कॉर्नर्स को तो होना ही होना है। उसके बाद फेस का सेंटर जो, इसको फिर से डिटेल में करेंगे, फेस का जो सेंटर है, जैसे क्यूब है तो उसके कॉर्नर्स पे तो है, जितने भी फेसेस है उन सबके सेंटर पे एक एक स्फीयर या एक एक एटम या एक एक पार्टिकल होना है। वो क्या हो गया? फेस सेंटर, लिख सकते। एंड सेंटर में क्या होगा? कॉर्नर फिर से होगा, किसी भी 2 ऑपोजिट एंड्स पे पार्टिकल्स होंगे, किसी भी 2 ऑपोजिट एंड्स पे पार्टिकल्स होंगे। किस केस में? एंड सेंटर के केस में। यहां तक समझ आ रहा है? तो कुल मिलाकर के 7 ये यहां से हो गए, लिख सकते ना। और ये अलग अलग तरह के 2 तरह से निकाल सकते थे हम लोग, तो प्रिमिटिव होना था, लिख सकते, और वो 3 यहां से हो गए, लिख सकते। तो वैसे तो 3 + 1 4 × 7 28 होने चाहिए, बट 28 होता नहीं, 14 होता है जो यूज करते हैं जिसको, है ना। तो वो आखिरी में मैं चार्ट दे दूंगा, ठीक है। तो अभी जितनी चीजें एक्सप्लेन करने वाली चीजें वो मैं एक एक पॉइंट समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो यहां तक आधे मिनट में मैं ब्रीफ कर दूं तो क्या हुआ, लेटेस्ट स्ट्रक्चर समझ आया वो क्या होता था, पॉइंट पॉइंट लिखा हमने, ठीक है। यूनिट सेल से कहानी में शुरू होती है ना। तो अगर यूनिट सेल की बात करोगे तो यूनिट सेल क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है, जो पूरे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता होगा, ठीक है। तो अब यूनिट सेल को हमने कैसे दिखाया? यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो ए बी सी, जरूरी नहीं कि ये परपेंडिकुलर हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अल्फा बीटा एंड गामा कौन से एंगल्स थे ये लिख दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन द यूनिट सेल, इसको हमने 2 अलग अलग तरह से डिवाइड किया, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव अकेला हो गया जो सिर्फ कॉर्नर्स को ऑक्युपाई कर रहा होगा, ठीक है। और जो सेंटर्ड यूनिट सेल है उसमें क्या आ गया? बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर। मेरे ख्याल से यहां तक समझ आया होगा। यहां तक थोड़ा बहुत समझने की चीज है, ज्यादा दिमाग में रखने की चीज है। यहां तक हो गया? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब देखिए, मैं सबसे पहले एक ज्योमेट्री के हिसाब से था, दूसरा पोजीशन के हिसाब से था। तो ज्योमेट्री के हिसाब से मैं क्यूबिक लेता हूं, ज्योमेट्री के हिसाब से क्या लेता हूं? क्यूबिक। और पोजीशन के हिसाब से
ठीक है, पोजीशन के हिसाब से मैं प्रिमिटिव ले लेता हूं। ठीक है, यूनिट सेल, यहां से समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये ऐसा, ठीक है ना। तो अगर सिर्फ सेंटर दिखाओ, पार्टिकल का सेंटर स्ट्रक्चर में दिखा दो, इट इज नोन एज ओपन स्ट्रक्चर। ये आप सबको पता होगा, एनसीईआरटी में पढ़ते हैं हम। देखिए ये कि सिर्फ आपको अगर कॉर्नर के पॉइंट्स पता हो, मतलब स्फीयर का सेंटर पता हो, ठीक है, पार्टिकल का सेंटर पता हो, उस स्ट्रक्चर में दिख रहा हो, तो इसको क्या कहते हैं आप? ओपन स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर लिख सकते। अब हमें देखना है कि यार समझना है यहां से एक एक स्टेप, मतलब इसको जो समझोगे फिर एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट आगे भी यूज करते जाएंगे, आगे यूज करते जाएंगे, तो ये परफेक्ट हो जाएगा। तो देखिएगा, अगर मैं क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करता हूं, तो क्यूबिक मतलब ये मैंने क्यूब जैसा बना दिया, ये क्यूब ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखो दूसरा प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव है तो सिर्फ कॉर्नर ऑक्यूपाइड रहेगा, मैंने कॉर्नर को ऑक्यूपाई कर दिया, यहां पे लिख सकते। यहां तक समझ आ रहा है? तो देखो कॉर्नर्स दिखा दिया हमने। ठीक है, अब इसमें पॉइंट ये है कि भाई स्फीयर का लोकेशन तो हमें पता है, अब एक यूनिट सेल में स्फीयर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा अकॉर्डिंग टू मास और अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। ठीक है, ताकि आप आगे की चीजें कैलकुलेट कर पाओगे, है ना। तो अगर मैं यहां से दिखाऊं, ये पूरा स्ट्रक्चर था, जो एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर था जो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाया गया है। एक कोई इसकी बात करते हैं हम लोग, एक स्फीयर की बात करना, एक पार्टिकल की बात करना। फिर से मैं बता रहा हूं, पार्टिकल कहने का मतलब वो डिपेंड करेगा, वो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो बट एक स्फीयर की बात करते हैं। ये स्फीयर देखो, चार, अगर आप ध्यान से देखो तो इस पूरे में से छोटे छोटे चार ऊपर और चार नीचे यूनिट सेल्स दिख जाएंगे। पहला यूनिट सेल जो ग्रीन शेडेड पार्ट दिख रहा है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चार ऊपर हो गया, यहीं से देख सकते हैं, एक कॉर्नर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो एग्जैक्टली 4 नीचे भी होगा। मतलब इस पर्टिकुलर डायग्राम में 4 यूनिट सेल ऊपर है, 4 यूनिट सेल्स नीचे है। तो इसमें से क्या हो गया कि भाई ये जो स्फीयर था वो 8 डिफरेंट यूनिट सेल्स के साथ क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है, जो मैं यहां पे दिखा पा रहा हूं आपको इस डायग्राम में। देखिए कि भाई अगर एक स्फीयर है तो ये 8 के साथ शेयर कर रहा था, अगर एक यूनिट सेल में जाएंगे तो उसका कुछ पोर्शन दिख रहा है, और एग्जैक्टली कितना पोर्शन है वो टॉप व्यू से दिख रहा होगा कि 1/4 एक फेस पे लिख सकते हैं। तो एक फेस के लिए जैसे 1/4 है, तो अगर 3D में सोचोगे तो 1/8 हो गया। अगर क्रॉस सेक्शन से देखोगे तो 1/4 दिख रहा है, तो अगर यहां से 3D में देखेंगे 1/8 पार्ट है। इससे और आसान है, यहां से देखिए कि भाई एक ये स्फीयर है, 4 यूनिट सेल्स ऊपर से थे, 4 यूनिट सेल्स इधर से है, तो ये कितने के साथ शेयर कर रहा है? 8 डिफरेंट यूनिट सेल के साथ शेयर कर रहा है। तो इन केस ऑफ क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट सेल, जो एक पार्टिकल है वो कितने के इक्वल है? 1/8 लिख सकते। ये कितने के इक्वल हो गया? 1/8। तो अगर मैं नंबर ऑफ स्फीयर्स, इन केस ऑफ क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करता हूं, तो 1/8 इंटू 8 लेना होगा, क्योंकि एक का जो एफिशिएंसी था, एक की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 1/8, क्योंकि भाई इसका सिर्फ 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर है, जो इस डायग्राम से दिख रहा है, जो यहां से मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, बाकी जो 7/8 पार्ट है वो बाकी अलग अलग 7 यूनिट सेल के साथ शेयर कर रहा होगा। ठीक है, तो एक यूनिट सेल में एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1/8। दे आर 8 डिफरेंट स्फीयर्स, तो 1/8 इंटू 8 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1। यही Z हो जाता है, लिख सकते। तो देखो पहला हमने क्या लिया? क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट सेल। यहां तक समझ आ रहा है? कोई डाउट है किसी को? तो हमने कौन सा एक पोर्शन उठाया? ज्योमेट्री के हिसाब से क्यूबिक उठाया, पोजीशन के हिसाब से प्रिमिटिव ले लिया। दूसरा क्या ऑप्शन बन सकता है? ज्योमेट्री के हिसाब से मैं फिर से अब क्या करता हूं? फिर से क्यूबिक लेता हूं। ठीक है, और पोजीशन मतलब पार्टिकल को रखने के हिसाब से मैं बॉडी सेंटर्ड लेता हूं। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? तो इसके हिसाब से क्यूबिक और इसके हिसाब से क्या लिया? बॉडी सेंटर। तो ये क्या बन जाएगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसको आप BCC पढ़ते हैं। समझ आ रहा है ये कैसे लिया जा रहा है? स्ट्रक्चर एक ज्योमेट्री के हिसाब से है, दूसरा
बॉडी से आखिरी में जो मैं आपको एक चार्ट दूंगा उसमें देखेंगे कि अलग अलग तरह के ज्योमेट्रिकल शेप के लिए कौन कौन सा अलाउड है कि क्या क्या हो सकता है ना। तो ये क्या हो रहा था यहाँ पे दिखाया मैंने। तो बीसीसी, बीसीसी में क्या होगा बताइए फिर से देखिए, अगर स्ट्रक्चर देखें क्यूबिक है इसलिए मैंने ऐसा बना दिया, कोई भी वो कॉर्नर तो होगा ही होगा, तो कॉर्नर्स लिख दिया हमने जैसा कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में दिख रहा था आपको, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद ये बॉडी सेंटर्ड है, तो जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा बॉडी का, वहां पे एक स्फीयर होगा, वहां पे क्या होगा, एक स्फीयर होगा, लिख सकते। तो अब अगर मैं यहां पे टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स की बात करूं इसमें, तो कितना आएगा, ये 8 है, एक की वैल्यू 1/8, ये मैंने पहले बताया हुआ आपको, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/8 लिख सकते। तो कितना होगा, ये देखो प्लस एक बॉडी के सेंटर पे है, तो अगर एक बॉडी के सेंटर पे हो जाएगा तो मतलब एक यूनिट सेल के अंदर आ जाएगा, तो वो क्या किसी दूसरे सेल के साथ शेयर कर पाएगा क्या, नो। तो अगर दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पा रहा है मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी, अकेले 1। कॉर्नर वाली की वैल्यू कितनी थी 1/8 लिख सकते। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1 + 2 लिख सकते, 1 + 1 2। यहां तक समझ आ रहा है, कैसे लिख दिया पता लग गया। तीसरा आप क्या ऑप्शन ले सकते हैं हम लोग, फिर से मैं ज्योमेट्री के हिसाब से क्यूबिक लेता हूं, ठीक है ना, क्यूबिक, ठीक है। और पोजीशन के हिसाब से इस बार मैं फेस सेंटर लेता हूं, फेस सेंटर, ठीक है। देखिए पहला हमने क्यूबिक लिया प्रिमिटिव, दूसरा हमने क्यूबिक लिया बॉडी सेंटर्ड, तीसरा हमने क्यूबिक लिया फेस सेंटर्ड, और ये तीन ही अलाउड है क्यूबिक के लिए, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पढ़ना है +2 सिलेबस के लिए, जेई या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, उसमें ये तीन है, और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहां तक समझ आ रहा है। तो अब देखो क्यूबिक फेस सेंटर्ड, तो क्यूबिक फेस सेंटर में क्यूबिक तो है ही, क्यूब बना दिया आपने, ठीक है। क्यूब बनाया तो ये 8 स्फीयर्स तो होने ही होने, आपने लिख दिया। इसके बाद फेस सेंटर्ड होने की वजह से देखो ये मैं ऐसा लिख रहा हूं, ये ज्योमेट्री के हिसाब से और ये पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा FCC, BCC FCC। फेस जितने भी, तो फर्स्ट फेस इसका सेंटर, सेकंड फेस इसका सेंटर, थर्ड फेस का सेंटर, फोर्थ फेस का सेंटर, फिफ्थ फेस इसका सेंटर, सिक्स्थ फेस इसका सेंटर, लिख सकते। तो ये देखो अगर यहां से आप देखेंगे ये लिख सकते ना, तो 6 डिफरेंट फेसेस है, तो सबके फेस के सेंटर पे भी एक स्फीयर होगा, ठीक है। तो ये अपने नाम को जस्टिफाई कर रहे हैं, अपने नाम के हिसाब से ये लिखा गया है, यहां तक समझ आ रहा है। अब हमें देखना है कि अब यहाँ पे Z मतलब नंबर ऑफ स्फीयर्स का मतलब क्या। अगर सपोज करो ये क्लासरूम, एक साइड तो दिख रहा होगा आपको क्लासरूम का, तो अगर इस क्लासरूम के लिए को एक यूनिट सेल जैसा सोचो, ठीक है। तो एक फेस जो ये है इसका जो सेंटर होगा डेफिनेटली ये ऑक्युपाइड होगा, किसमें, फेस सेंटर में। कॉर्नर्स तो है ही है, आप जहां पे भी बैठ के ये वीडियो देख रहे हो आप अपने रूम को ऑब्जर्व करो कि 8 कॉर्नर्स हैं, तो वो 8 कॉर्नर्स इन तीनों केसेस में बिल्कुल ऑक्युपाइड है, ठीक है। अब उसमें देखिए जो एक वॉल है जो ये दिख रहा है, तो एक वॉल का जो फेस है वो भी ऑक्युपाइड होगा उसका सेंटर, ये पक्की बात है। बॉडी सेंटर में क्या रहा होगा, अदर देन कॉर्नर्स, जो तुम्हारे रूम का जो सेंटर है वो भी ऑक्युपाइड होगा, ठीक है। तो अगर यहां से देखते तो अगर ये इस वॉल के सेंटर पे एक स्फीयर है, तो अगर यूनिट सेल पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट करेगा, तो अगर ये यूनिट सेल है तो इसके पीछे भी एक यूनिट सेल होगा, सब तरफ से यूनिट सेल, जैसा यहाँ पे दिख रहा है कि भाई एक दिखा है, तो ये अगर पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट करे तो इधर भी आएगा, ऐसा भी आएगा, ऐसा चला जाएगा। तो अगर यहाँ डायग्राम से मैं दिखाऊं, अगर इस वॉल की बात करूं, ठीक है, आप यहां से देखिए, तो इस वॉल के सेंटर पे जो स्फीयर होगा, ये वाला जो वॉल है, ठीक है, दिस वॉल, तो इसके सेंटर पे जो होगा वो इस यूनिट सेल और इस यूनिट सेल के साथ शेयर कर रहा होगा। अगर इस वॉल की बात करें तो इससे और इससे शेयर कर रहा होगा, इस वॉल की बात करें इससे, तो जब स्ट्रक्चर बढ़ेगा दूसरे के साथ शेयर करेगा। मतलब फेस के सेंटर पे जो है इसकी वैल्यू 1/2 होनी चाहिए, जो फेस के सेंटर पे है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1/2। अब देखो, अब अगर हमें यहां से रिजल्ट लिखना है कि टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने हो जाएंगे इन केस ऑफ FCC, तो क्या लिखोगे आप, देखो यहां तक समझ आ रहा है। तो इसमें क्या लिखना है, 8 तो
कॉर्नर्स पे हो गए जिसकी वैल्यू कितनी थी 1/8। 8 कॉर्नर्स पे हो गए जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1/8 लिख सकते हैं ना। प्लस, यहां तक समझ आ गया। प्लस क्या होगा, ये फेस के सेंटर पे कितने हैं 6 हैं और एक की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 6 इंटू 1/2 करेंगे कितना हो जाएगा z इज इक्वल टू 1 + 3 4 लिख सकते। तो देखना यहां से आप अगर देखने समझने की कोशिश करोगे तो सबसे पहला आपने लिखा प्रिमिटिव यूनिट सेल जो ये मिला आपको, ठीक है। ये यहां पे z कितना है 1 है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इफेक्टिवली नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने हैं इसमें 1 कहोगे, बट डिफरेंट कितने स्फीयर इसके साथ एसोसिएटेड है विद सम शेयर या कुछ स्टेक के साथ, तो आप क्या कहोगे 8 डिफरेंट स्फीयर्स थे जो डेफिनेटली वो बाकी 8 के साथ शेयर कर रहे बट एक के लिए भी आ रहे हैं, तो लिख सकते इफेक्टिव वैल्यू 1 है बट ऐसे 8 इसके साथ एसोसिएटेड है। यहां पे कितने इफेक्टिव वैल्यू 2 है बट देखेंगे तो कितने 9 स्फीयर्स कहीं ना कहीं से अलग अलग शेयर के साथ, तो कॉर्नर वाला तो 2 तरह के स्फीयर हैं, एक का कंट्रीब्यूशन जिसका 1/8 है, एक दूसरा जिसका कंट्रीब्यूशन कंप्लीट 1 है। ये चीज क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। इस तरह के आप आईआईटी में देखोगे खूब क्वेश्चन आते हैं कि भी टेट्राहेड्रल वॉइड मिसिंग है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑल्टरनेट ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिसिंग है, या फिर एक एक्सियल लाइन पे जितने स्फीयर्स है उसको गायब कर देते हैं, व्हाट विल बी द न्यू फॉर्मूला, तो वहां पे ये चीजें काम आनी है। यहां पे अगर बात करूं तो यहां पे भी 2 तरह के स्फीयर्स इसमें एसोसिएटेड है, एक कॉर्नर वाला जिसकी वैल्यू 1/8 है, एक फेस के सेंटर वाला जिसकी वैल्यू 1/2 है। यहां तक समझ आ गया। तो देखो क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट सेल, फिर कहां पे चले गए बीसीसी बॉडी सेंटर्ड, फिर क्या आ गया फेस सेंटर्ड। यहां तक समझ आ रहा है। सीधा पॉइंट अगर सेंटर दिखाओगे दिस इज ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये शेयर के साथ जो कंप्लीट स्ट्रक्चर दिख रहा था आपको, ठीक है, तो ये पूरा ऑक्यूपाइड स्ट्रक्चर दिखाता है कि फाइनली कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं, है ना। तो इस बात से ही देखो अगर आप बुक में जाते हैं तो क्लोज पैकिंग एक अलग सी चीज दिखी हुई है ना। मैं यहां से सिखा रहा हूं आपको, एकदम से समझ आएगा कि है क्या। ओपन स्ट्रक्चर जो सिर्फ ये शो करता है कि कहां पे कौन सा पार्टिकल कैसे है, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट ऑक्यूपाइड स्ट्रक्चर है कि भी कितना कैसे दिख रहा है, तो मैंने बनाने की कोशिश की है, आप इसको देखिए यहां तक समझ आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि देखो कुछ पोर्शन खाली भी रह जाएगा, कुछ पोर्शंस क्या होंगे यहाँ पे खाली भी बचेंगे, तो वो जो खाली बचा और कुछ फील्ड है, तो यहां से अगर क्लोज पैकिंग की बात करें तो एक एफिशिएंसी वर्ड आता है कि भाई कितना ज्यादा तुम ऑक्यूपाई कर पा रहे हो। तो अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर का जो पार्ट ऑफ द वॉल्यूम, पार्ट ऑफ द यूनिट सेल जिसको वो ऑक्यूपाई करता होगा और जितना एम्प्टी बचता होगा उसका एक रेशियो आता होगा, उसका एक फ्रैक्शन आता होगा, ठीक है। तो उसको एक नया नाम दे देते हैं कि भाई पैकिंग एफिशिएंसी, और उसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, है ना। तो यहां तक समझ आ रहा है। क्यूबिक, क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड, क्यूबिक फेस सेंटर, मतलब एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल एंड क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट सेल। यहां तक समझ आ रहा है, गुड। इसके बाद फिर मैं वॉइड्स डिस्कस करूंगा, है ना, फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कुछ है नहीं, जितने भी मतलब 2 एक इस लेक्चर के बाद इसको आप देखिए, एक और लेक्चर होगा उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट होगा, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। 3 लेक्चर कंप्लीट करने के बाद कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा जो प्रीवियस ईयर्स आईआईटी के हों, है ना, या आपको कहीं से जो टेस्ट पेपर में लाए, प्रैक्टिस पेपर में लाए, या जो भी बुक्स के क्वेश्चन है ना। तो देखो प्रिमिटिव यूनिट सेल से शुरू करते हैं, ठीक है। तो उसका साइड व्यू कैसा होगा, ऐसा होगा। साइड व्यू की बात करें तो ये हो सकता है, लिख सकते हैं ना। अगर पूरा 3D में देखोगे तो ऐसा कुछ होगा। तो देखो हम लोग क्या यहां पे लिखने की कोशिश करें, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये होता है, लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स। स्फीयर लिखने का सीधा मतलब हो गया कि वो या तो एटम भी हो सकता है, आयन मॉलिक्यूल जो भी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल।
देखना, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का एक बार आईआईटी के सब्जेक्टिव में पूछा गया था। उसमें मतलब कई चीजें सीखेंगे उसको सॉल्व करते हुए कि पूरा स्ट्रक्चर समझ आएगा, कि उसमें एफिशिएंसी निकालने को कहा गया था। इनटू 100, जब 100 लिखते हैं तो परसेंट में आ जाएगा। अगर 100 नहीं लिखते तो वो पैकिंग फ्रैक्शन बन जाएगा, वो पॉइंट में आएगा फ्रैक्शन, क्योंकि ये ऑलवेज इससे ज्यादा होगा। टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर जो होगा वो क्या होगा, हमेशा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से ज्यादा होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये कम है, ये हमेशा ज्यादा है, तो क्या होगा, ये लेस देन 1 आएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन 100 में एक परसेंटेज मिल जाएगा, दैट विल बी द पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, और अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो वो क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले से अगर मैं प्रिमिटिव यूनिट सेल की एफिशिएंसी लिखना चाहता हूं, ठीक है, तो सपोज इसका जो साइड लेंथ है वो ए एज्यूम कर लिया, तो अगर क्यूबिक सेल होता है, ये क्यूबिक है तो सब तरफ से ए होना चाहिए। ठीक है, सपोज द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर, सपोज द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर, तो अगर रेडियस आर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 2r लिख सकते हैं आप। देखिएगा, ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2r। कोई डाउट है इसमें, लिख सकते हैं ना, ए इज इक्वल टू r प्लस आर 2r। यहां तक समझ आ रहा है। तो अब देखो, अब अगर हमें यहां पे एफिशिएंसी निकालनी है, पैकिंग एफिशिएंसी, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स, तो सबसे पहले यहां पे देखो, ऐसे तो 8 स्फीयर दिखते हैं, हमने पहले फॉर्मूला बताया हुआ आपको कि भी एक क्यूबिक सेल में, प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर होता है दैट इज 1। तो आप क्या लिखोगे, 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर को क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय अवेलेबल वॉल्यूम, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल क्या है, क्यूब है, साइड लेंथ इज ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब लिख सकते, इंटू 100 लिख सकते, ये क्या आएगा, परसेंट में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, ए को मैं आर के टर्म्स में लिख दूं तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए को क्या लिख सकते, 2r, तो ये कितना आएगा, 8r क्यूब इंटू 100 लिख सकते। तो जो अननोन एक चीज था वो कैंसिल हो गया, तो वी हैव 4 इंटू 3.14 अपॉन 3 इंटू 8 इंटू 100। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 52 लिख सकते हैं, यहां पे कितना आएगा, 52.4%। दिस इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो अगर हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया होता तो ये पॉइंट में आता और वो क्या हो जाता, फ्रैक्शन होता। यहां तक समझ आ रहा है। तो देखो, पैकिंग एफिशिएंसी क्या शो करता है कि भाई कितना ज्यादा एफिशिएंसी का मतलब कितना ज्यादा ऑक्यूपाई कर ले, मतलब जो अवेलेबल वॉल्यूम है, मतलब कम से कम एम्प्टी स्पेस छोड़ो आप। ठीक है, तो अगर क्यूबिक सेल है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है, तो ऐसा मतलब देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक टेक्नोलॉजी होती है, एक साइंस होता है, जो अभी नहीं, नई नई चीजें आप जब निकालते हो कि भाई जरूरत है, जैसे कि किसी को मैग्नेटिक मटेरियल चाहिए, ठीक है, कहीं पे वो बायोडिग्रेडेबल चाहिए, ठीक है, या किसी को वो कुछ पॉलीमर्स चाहिए, अलग अलग एप्लीकेशंस, अलग अलग यूज के लिए। ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं कि भाई वो स्ट्रक्चर के हिसाब से भाई जो अलग अलग प्रॉपर्टीज वाला चाहिए आपको, अलग अलग कैरेक्टर वाला चाहिए, तो वो यहीं से डिसाइड करते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट हो जाता है साइंस का। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गया। दूसरा अगर लिखते हैं हम लोग, फॉर्मूला याद हो गया होगा आप सबको। अब देखिए यहां से बीसीसी के लिए, ठीक है, अब बीसीसी के लिए क्या होगा, देखो यहां पे ये यूनिट सेल के लिए था, प्रिमिटिव सेल के लिए था। ठीक है, बीसीसी में क्या होगा, बॉडी के सेंटर पे भी एक स्फीयर होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका साइड व्यू दिखाऊंगा आपको, तो साइड व्यू में जो यहां पे ये ऐसा, ये पूरा जो ऑक्युपाइड था वो तो होगा नहीं। ठीक है ना, क्योंकि बीच में स्फीयर डाल दिया तो ये गैप बन जाएगा। ठीक है, तो पहले लिखिए, साइड लेंथ आप कुछ ए एज्यूम कर लीजिए, लिख सकते, और रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर। तो लास्ट केस में वो आर प्लस आर 2r को ए लिखा था, इस बार नहीं लिख सकते। तो यहां पे क्या करना है, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये समझ आ जाए तो फिर कहानी ईजी है, लिख सकते। अब इसमें देखना, ये एक स्फीयर होगा,
एक ये स्फीयर होगा। तो अगर मैं यहां से दिखाऊं ये दूसरा स्फीयर, ये लिख सकते जो उस कॉर्नर का, इनफैक्ट सभी कॉर्नर्स पे स्फीयर होंगे, ठीक है ना, जितने भी कॉर्नर से सभी कॉर्नर्स पे स्फीयर होंगे, ठीक है। तो अगर यहां से आप देखोगे तो एक फेस मतलब बॉडी के सेंटर पे भी स्फीयर होगा। तो अगर इस सब को कंबाइन करके देखा जाए तो क्या मिलेगा? अगर मैं बॉडी सेंटर की बात करता हूं तो देखो ये एक स्ट्रक्चर दिख सकता है आपको कि भाई एक इस कॉर्नर का एक डायगोनली ऑपोजिट होगा, और ये देखना, ये चीज समझना, ये दो स्फीयर्स जो हैं ये दो डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स के स्फीयर है। मतलब अगर मैं यहां से दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बनना चाहिए, लिख सकते। तो देखो यहां फिर यहां स्फीयर आना, ये जो स्फीयर है ये बॉडी सेंटर वाला है, ठीक है। ये जो स्फीयर है ये कौन सा है? बॉडी सेंटर वाला है। और बाकी दो जो स्फीयर्स दिख रहे हैं वो दो बॉडी डायगोनल्स के स्फीयर है, ठीक है। तो ये देखना, ये इस डायगोनल पे, ये दूसरे बॉडी डायगोनल पे, कॉर्नर पे, ठीक है। और ये बॉडी सेंटर वाला है, ये बॉडी सेंटर वाला, ठीक है। और ये दो ऑपोजिट कॉर्नर पे। जहां तक समझ आ रहा है? तो यहां पे ये देखो कि अगर तीन स्फीयर को कनेक्ट कर दो तो ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, तो अगर रेडियस आर है तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, 4r होना चाहिए। तो ए बी को क्या लिख दोगे आप? ए बी को आप 4r लिख सकते हैं। यहां तक समझ आ रहा है? लिख सकते हैं ना। अब यहां से हम लोग आते हैं कि देखो ये ए बी बॉडी डायगोनल बन गया, ये भी क्या हो गया? बॉडी डायगोनल बन गया। अब अगर मैं यहां से देखूंगा, ये लिख सकते ना, तो बॉडी डायगोनल है। अब यहां से आप देखो, अगर बेस का डायग्राम बनाओ तो ये होगा, बेस की बात करें तो ये हो जाएगा, लिख सकते ना। अब देखिए ये एक साइड हो गया ए, लिख सकते। देखना समझना, ये पूरा एक्चुअल में ये क्या है? कंप्लीट क्यूब था कि भाई अगर इसको आप देखोगे तो ये ऐसा क्यूब बनेगा। लेकिन ये हमारे पर्पस की चीज थी कि भाई एक स्फीयर ये ए है, ठीक है। दिस पॉइंट ये बी हो गया, ठीक है। तो अब यहां से देखेंगे तो ये ए दो डायगोनल के दो ऑपोजिट पॉइंट्स थे, ठीक है ना। अब अगर यहां से देखोगे तो ये जो चीज मैंने लिखा, अगर ये बी है तो ये क्या होना चाहिए? सी, तो ये सी लिख सकते। यहां तक समझ आ रहा है? तो ये फेस डायगोनल हुआ। अगर ये क्यूब बनता तो ये एक बेस हुआ, कौन सा? ये, और बेस में ये लेंथ और ये हाइट हुआ, ये वाला। तो अब अगर यहां से देखोगे तो ये जो है ये वाला बॉडी डायगोनल हुआ, लिख सकते। तो इसको 4r लिखेंगे। और ये क्या है? ए, ये 90 होगा। ये डायग्राम से तो मैं ऐसा दिख रहा है, बट ये 90 क्यों है? समझ आ रहा है ना। ये फेस ऐसा हुआ, ये हाइट ये, ठीक है ना। और ये डायगोनल, बॉडी डायगोनल हो गया, ठीक है ना। तो ये ए और ये लेंथ कितना होगा? √2a होगा। अगर मैं इस ट्रायंगल को सीधा 2D में दिखाऊंगा तो ये ऐसा दिखेगा। दिस इज द फेस डायगोनल, दिस इज द बॉडी डायगोनल, दिस इज द एच लेंथ, है ना। तो ये ए है, ये कितना है? √2a, और ये क्या है? 4r। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस √2a²। कैसे लिखा, समझ आया? तो देखो बॉडी सेंटर के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें लिखना था, कैसे लिखा? सबके समझ आ रहा है? अब देखिए कितना आएगा? 16r² इज इक्वल टू a² प्लस 2a², लिख सकते। तो अगर हमें यहां से a चाहिए तो a कितना हो जाएगा? 16r² अपॉन 3, लिख सकते। 16r² अपॉन 3, तो कितना आ जाएगा? 4r अपॉन √3। ये क्यों लिखा, कैसे लिखा, समझ आ रहा है? ये चीज देखना, तीन कनेक्टेड थे। अब ये कहीं से किसी भी डायगोनल पे जाएंगे तो ये चीजें बिल्कुल वैलिड होगी। तो दो कॉर्नर्स, ठीक है, और एक बॉडी का सेंटर, तो तीनों एक लाइन पे था, कनेक्टेड था। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कितना आ गया? r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, 4r आ गया। हाइट जो है वो a होगा, और यहां से जो खींच रहे वो बीच में से आएगा, तो वो कितना हो जाएगा? फेस डायगोनल। फेस डायगोनल कितना होगा? √2a, लिख सकते। तो a √2a a, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है।
अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे बता, पाइथागोरस थ्योरम जो है हम लोग पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम है, बट ये ऐसा मतलब हिस्ट्री से पता लगता है, अलग अलग रिसर्च से भी पता लगा है कि पाइथागोरस थ्योरम बनने के 250-300 साल पहले इंडिया में बन चुका था। ठीक है, तो इस पे एक पूरी वीडियो है, आप जरूर देखिएगा इसमें। ठीक है, वो इंडियन कनेक्शन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है ना। तो देखो ये a √2a 4, अब यहां से क्या करोगे, 4r² इज इक्वल टू a² प्लस इसका स्क्वायर कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 16r² इज इक्वल टू a² प्लस 2a², क्या मिलेगा a इज इक्वल टू 16r² अपॉन 3, फाइनली कितना आएगा 4r अपॉन √3। अब हम लोग इजीली एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, यहां तक समझ आ गया, ये एक r और a का रिलेशन आ गया। तो देखिए अब अगर यहां पे पैकिंग एफिशिएंसी की बात की जाए तो नंबर ऑफ स्फीयर्स, तो बॉडी सेंटर है, बॉडी सेंटर में कितना आया था 2 आया था, कॉर्नर वाला 1/8 फॉर्मूला, तो 1/8 इंटू 8 प्लस बॉडी सेंटर, तो 2 इंटू 4/3 πr³ लिख सकते, दिस द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फीयर्स डिवाइडेड बाय a³ इंटू 100 लिख सकते हैं, यहां तक समझ आ रहा है। अब देखिए 2 इंटू 4/3 πr³ अपॉन a के लिए क्या लिख सकते हैं आप 16r², सॉरी 4r अपॉन √3 लिख सकते, 4r अपॉन √3 का क्यूब इंटू 100। अब जो एक अननोन चीज था वो r³ कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिख सकते, तो ये क्या मिला बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, तो इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये अबाउट 68% आएगा, लिख सकते, यहां तक समझ आ रहा है। तीसरा आप जो बचता है वो फेस सेंटर्ड, अब वो देखिए बॉडी सेंटर्ड कैसे लिखा था हमने, समझ आ गया। ठीक है, इसमें बस वही की पॉइंट था कि आर और ए को कैसे रिलेट करते हैं, वो अगर बनता है तो फिर बहुत आसान है। तीसरा जो है वो फेस सेंटर्ड, थर्ड वन जो है वो क्या है फेस सेंटर्ड। देखिए कॉर्नर्स तो होंगे ही होंगे, फेस के सेंटर पे भी होगा, वो मैंने पहले बताया हुआ था। ठीक है, तो इसके एक फेस की बात सिर्फ करते हैं कि भाई अगर इसको भूल जाओ, ठीक है, सिर्फ एक फेस की बात करो और तीनों स्फीयर अगर दिखाने की कोशिश करेंगे, एक सेंटर पे ऐसा दिखेगा, एक यहां दिखेगा, ऐसा दिखेगा, लिख सकते, यहां तक समझ आ रहा है। तो ये एक फेस हुआ, फेस के सेंटर पे भी स्फीयर है, ये यहां से देख के बस कुछ प्रिज्यूम करिएगा, यहां से मतलब वो सभी आइडेंटिकल स्फीयर से। ठीक है, तो अब देखिए ये साइड लेंथ हो गया ए, लिख सकते। अब यहां से ये फेस डायगोनल, लास्ट केस में ऐसा कुछ बना था वो बॉडी डायगोनल होता था कि वो बॉडी के सेंटर पे था, इस बार ये क्या है फेस के सेंटर पे, तो कंपैरेटिवली इजी काम होगा ये सॉल्व करना। ए ये कितना होगा 4r, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, फिर से पाइथागोरस थ्योरम, हमारा थ्योरम है वो, मतलब हम इंडियंस का थ्योरम है, एक बार जरूर देखिएगा आपको पता लगेगा इसमें, है ना। तो 4r² इज इक्वल टू a² प्लस a² लिख सकते। तो देखो इसमें क्या आएगा 16r² इज इक्वल टू 2a² लिख सकते। तो a कितना आ जाएगा, a देखो 8r² ना, 8r², तो कितना आएगा 2√2 इंटू r लिख सकते, 4 को 2√2 लिख सकते ना, r² क्या आ जाएगा r। यहां तक समझ आ रहा है। अब फिर से पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें, बहुत इजी होगा, कितना फेस सेंटर में कितना होता था 3, ये याद है ना 1/8 इंटू 8, ये कैसे लिखते थे समझ आ रहा है, कॉर्नर्स वाला 1/8 के इक्विवेलेंट होता है और फेस वाला कितने के इक्विवेलेंट होता है 1/2 के, एक फेस 2 के साथ शेयर करता है, इनटू क्या 6, कितने स्फीयर्स होते हैं 6 फेसेस होते हैं। ठीक है ना, तो ये आया था 4, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं 4 इंटू 4/3 πr³, 4 इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई a³ इंटू 100। तो ये क्या हो गया हमारा पैकिंग एफिशिएंसी, यहां से निकलेगा, तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 4 πr³ अपॉन 3, a³ को क्या लिख दोगे 2√2r
क्यूब इंटू 100 लिख सकते हैं? यहां तक समझ आ रहा है? तो अब देखो इसमें सबको सॉल्व, ये आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बाकी सबका क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये फाइनली कितना आएगा? 74%। ये एक बार चेक करिएगा। यहां तक समझ आ रहा है? तो देखो हमने अभी पैकिंग एफिशिएंसी निकाली, ठीक है, किसके किसके लिए? यूनिट प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए निकाला जो क्यूबिक सेल था, फेस सेंटर के लिए निकाला, बॉडी सेंटर के लिए निकाला। ये तीनों ही कौन से एक स्पेशल टाइप का था? क्यूबिक टाइप का था। मतलब ज्योमेट्री के हिसाब से वो क्यूबिक लिया और पोजीशन के हिसाब से मैंने तीनों जो पॉसिबल थे वो सभी ले लिया। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़ना है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यहां पे पढ़ना है, ठीक है। तो पैकिंग की बात करें एक बार, पैकिंग को अब मतलब डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं, ठीक है। तो यहां तक सबके समझ आ गया, देन वाइड समझेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए अब अगर स्फीयर है और उसको पैक करना है, स्फीयर है उसको पैक करना है, मतलब एक साथ रखना है जिसमें वो मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल के आए, मतलब वो जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसके हिसाब से। तो अगर मैं 2 डायमेंशन की बात करूंगा, ठीक है, तो ये ऐसा होगा, ये 1 डायमेंशन में ऐसा हो जाएगा। लीनियर अगर अरेंजमेंट की बात करें तो लिख सकते हैं ना, ये देखो ये स्फीयर को हमने पैक किया, ठीक है। तो किसी एक स्फीयर के इमीडिएट कांटेक्ट में जितने स्फीयर्स होते हैं वो नंबर जो होता है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। तो अगर 1D में देखते हैं आप, 1 डायमेंशन में अगर देखो अगर ऐसा, ठीक है, तो किसी भी एक स्फीयर के लिए अगर इसकी बात करते हैं हम, तो इसके इमीडिएट कांटेक्ट में कितने 2 डिफरेंट स्फीयर्स हैं। तो यहां पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो, मतलब इमीडिएट कांटेक्ट में जितने स्फीयर्स दिख रहे हैं वही क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाता है, ठीक है। तो ये 1D में दिखा है। अब अगर 2D में दिखाता हूं मैं आपको, तो 2D में दो तरह की पैकिंग हो सकती है, ठीक है। एक आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा हुआ, तो 2 डायमेंशनल पैकिंग के लिए एफिशिएंसी पूछी गई थी। तो अभी तक जो हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी लिख रहे थे वो वॉल्यूम के हिसाब से था, 2D में होगा तो डेफिनेटली एरिया के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 2D में देख रहे हैं, मतलब ये टोटली ये एक बार समझ आ जाए तो पूरी मैथ्स जैसी चीज है, एक बार समझ आना चाहिए सिर्फ। अब एक इसके नीचे रख दो, ठीक है, ये देखिए ठीक है। तो इसको जैसे ए नाम दे दिया था हमने, है ना, तो ये भी ए लिख सकते। यहां तक समझ आ रहा है? ये कैसे लिखा हमने समझ आए, 1 2 इस तरह से बनता चला जाएगा, लिख सकते हैं ना। तो देखो ये कैसा हो जाएगा, स्क्वायर टाइप का हो गया, लिख सकते। ये देखो स्क्वायर टाइप का हो जाएगा, लिख सकते हैं ना। देखो ये यहां से अगर दिखाओगे, फिर यहां से अगर दिखाओगे, तो सभी ये स्क्वायर जैसा होता चला जाएगा, है ना। यहीं पे अगर हम लोग एक अलग टाइप का ले लें, तो ये स्क्वायर टाइप का हो गया, ठीक है। इसमें देखिएगा हमने क्या किया, ये दूसरा जो है अलग कर लिया, ठीक है, और फर्स्ट पहला वाला रिपीट किया हमने। ये देखो, ठीक है, यहां से देखना। तो अब अगर आप देखोगे यहां से कोई भी एक, यहां से देखते हैं, ठीक है, तो ये ऐसा हेक्सागोनल दिखेगा, देखना ये, ठीक है। ये क्या था, ये स्क्वायर टाइप का दिखा और ये क्या हो गया, हेक्सागोनल हो गया। यहां पे देखोगे फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर वो एक जैसा था, बीच वाला डिफरेंट लिया हमने, लिख सकते। तो ये देखो ये क्लोज पैकिंग मतलब अरेंजमेंट की बात कर रही है, ये 1D में था और ये क्या हो गया
2D में आ गया। यहां तक समझ आ रहा है? अब इसके बाद वॉइड की बात करेंगे। वॉइड के बाद फिर देखो वॉइड में प्लेस करेंगे, और इसके बाद फिर थर्ड इसको 3D में जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का भी कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने के पहले वॉइड्स को समझते हैं हम लोग कि वॉइड है क्या। और बेस्ट तरीका है, जैसे अगर क्यूबिक की बात करें तो एफसीसी में टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल दोनों ही होते हैं। ठीक है ना? तो एफसीसी सोचो जरा, आप एक बार समझने की कोशिश करो कि यार एफसीसी क्या है। कॉर्नर सभी ऑक्यूपाइड है, तो देखो कॉर्नर सभी होगा, है ना? यहां से देखते हैं हम लोग एफसीसी देख रहे हैं हम लोग, है ना? कॉर्नर्स, ठीक है। फेस का सेंटर भी ऑक्यूपाइड है। ठीक है, आप विजुअलाइज करो कि एक जहां भी आप बैठ के ये लेक्चर देख रहे हो कि भाई आपके पास जितने भी फेसेस होंगे उस रूम के लिए वो 8 डिफरेंट फेसेस होंगे। तो आप विजुअलाइज करिए कि जितने भी कॉर्नर्स है सब पे एक एक स्फीयर है। ठीक है, और जितने भी फेस है उन सब के सेंटर पे एक एक स्फीयर है, तो एफसीसी तैयार हो गया। ठीक है, अब ये जो दिखाते हैं एक्चुअली ये ओपन स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ पार्टिकल को दिखाते हो आप, है ना? वहां पे क्या दिखाएंगे? स्फीयर को सोचो कि यार कंप्लीट स्फीयर ऐसा ऐसा है। अब बॉडी का जो सेंटर होगा, ठीक है ना, जो बॉडी का सेंटर होगा वो क्या होगा? देखना, मतलब ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहीं से शुरू करूंगा। ठीक है, बट अभी इसको समझ लेते हैं कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या हो सकता है। मतलब कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, कॉन्सेप्चुअल तरीके से, फिर इसको मैथमेटिकली और डायग्राम से फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड और एक दूसरा क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है ना? तो अगर मैं एफसीसी के सेंटर को कह रहा हूं कि आप देखिए, ठीक है ना, तो एफसीसी का सेंटर अगर देखेंगे तो क्या होगा? जो फेस वाला है वो इमीडिएट कांटेक्ट में होगा, मतलब वो जो सेंटर है उसको जो सराउंड किया हुआ है, तो इमीडिएट पार्टिकल्स का कौन सा ग्रुप है? सराउंड तो सबने किया हुआ है कि एक यूनिट सेल है तो 1000 यूनिट सेल हो सकते, तो किसी भी एक स्फीयर की बात करेंगे तो सबने उसको सराउंड किया हुआ है। ठीक है ना? यहां पे बात ये आती है कि जो स्फीयर है वो कॉर्नर्स पे है, फेस के सेंटर पे, एक जो बॉडी का सेंटर जो पॉइंट है, जो वॉइड है, जो खाली जगह है, उसको जो इमीडिएटली जो सराउंड कर रहा है, मतलब सबसे कम डिस्टेंस पे जो है, तो कौन होगा? फेस के सेंटर वाला। तो सेंटर, ये बॉडी का सेंटर, दो फेस इधर से आएगा, दो फेस इस तरफ से आएगा, दो फेस इस तरफ से, बिकॉज इन केस ऑफ क्यूब दे आर 6 डिफरेंट फेसेस, है ना? तो सेंटर को सोचो तो दो इधर से है, दो ऊपर से, दो इस तरफ से, तो दे आर 6 डिफरेंट स्फीयर्स जो उस सेंटर को ऑक्यूपाइड कर रहा है। वो क्या कर रहा है? उस सेंटर को ऑक्यूपाई कर रहा है। यहां तक समझ आ रहा है? तो ये क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहां तक समझ आ रहा है? तो एफसीसी का जो बॉडी सेंटर होता है, एफसीसी का जो क्या हो गया? बॉडी सेंटर, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। वॉइड, यहां तक समझ आया? लिख सकते? देखिएगा, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से समझाऊंगा, लेकिन आप अभी से सोचना, मतलब इसको मैं एक इनपुट देता हूं ताकि आप सोच पाओगे इसको। एक तो ये एफसीसी की कहानी पढ़ रहे हैं हम लोग, एफसीसी के लिए बॉडी के सेंटर को हमने देखा। ठीक है, अब किसी भी एज पे चले जाइए। ठीक है, तो किसी भी एज पे जाएंगे, ध्यान है अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एफसीसी के एग्जाम्पल के साथ काम कर रहे हैं, है ना? तो किसी भी एज पे जाओगे तो एज के सेंटर को ऑब्जर्व करो। लाइक ये एफसीसी का एज हो गया, ठीक है, कोई भी एक साइड एज। तो अगर ये एफसीसी है, तो अगर पूरे स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बहुत सारे यूनिट सेल्स हो सकते हैं। तो यहां से देखना आप ऐसा, ये फर्स्ट यूनिट सेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये बीच वाला लाइन जिसकी बात कर रहा था, तो एक एज जो है, ठीक है, वो 4 यूनिट सेल के चारों तरफ होगा, बीच में होगा। मतलब देखना ये, फिर यहां से आप तैयार करके ये 4 यूनिट सेल कंप्लीट करते हो, तो ये जो एज लेंथ है, ये जो हाइट है, ये 4 सेल के लिए क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो अब यहां से सोचो, ये 4 के लिए कॉमन हो गया। अब इसके सेंटर पे आ जाओ, सेंटर खाली जगह होगा, एफसीसी है, सिर्फ कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड है और फेस का सेंटर ऑक्यूपाइड है। अब देखना यार, बहुत इजी काम है, एकदम समझ सकते हैं आप। ये बीच का एज है, एक तरफ 2 फेस ऐसा दिखेगा आपको, इधर भी वॉल, और 2 फेस ऐसा भी हो सकता है। मतलब एक ऐसा वॉल होगा, ये देखना, ये वॉल, एक ये नेक्स्ट वॉल, तो
और एक इधर वॉल और एक इधर वॉल, तो 4 बॉक्सेस 4 सेल कंप्लीट होगा। ये जो 4 सेल है ये ऐसा था, इसको मैंने ये यूं दिखाया आपको, ठीक है। तो 4 बॉक्सेस, बीच ये लेंथ है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें फेसेस कंप्लीट हो तो ये 2 फेस, यहां से 2 फेस दिखेगा। अब ये सेंटर देखना, ये जो फेस गया इसके सेंटर पे एक स्फीयर है, ये जो फेस है इसके सेंटर पे एक स्फीयर है, ये जो फेस है इसके सेंटर पे भी स्फीयर है, ये जो फेस गया इसके सेंटर पे भी स्फीयर है। तो ये एक वॉइड है जिसको ये 6 स्फीयर्स क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है। लिख सकते हैं ना, आप देखिए 4 स्फीयर्स यहां से और एक ऊपर और एक नीचे, तो कितने हो गए 6 स्फीयर्स। ये एज एक लेयर इधर होगा, मतलब वॉल, एक वॉल इधर होगा, एक वॉल इधर होगा, एक वॉल इधर होगा। ये सेंटर, ये वाइड है, खाली जगह होता है एफसीसी के केस में। एक स्फीयर इधर रखा है, एक इधर है, 2 हो गए। एक इसके सेंटर पे होगा 3, एक इसके सेंटर पे होगा 4, लिख सकते। एक इस कॉर्नर पे 5, एक इस कॉर्नर पे 6। तो इस सेंटर को 6 डिफरेंट स्फीयर्स ऑक्युपाई कर रहा था, 6 डिफरेंट स्फीयर्स को सराउंड कर रहा था। तो एज का जो सेंटर हुआ, देखना इन केस ऑफ एफसीसी, एक तो बॉडी का सेंटर और एक एज, जितने भी एजेस है उसका सेंटर जो होगा ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएगा। यहां तक समझ आ रहा है? देखिएगा इसको आप एक बार विजुलाइज करिएगा, आपके समझ आएगा यार। देखो यही, ये एज था, ये बीच वाला लाइन जो था एज, ठीक है। तो ये ऐसा हो सकता ना, और ये ऐसा हो सकता है, लिख सकते हैं ना। तो देखो एक स्फीयर, 2 स्फीयर, इधर से भी 3 4 स्फीयर्स होंगे। तो 4 स्फीयर्स अगर हैं, वो 4 स्फीयर्स कैसे हैं, 2 2 4, बीच में सेंटर एक खाली, एक कॉर्नर भी उसके इमीडिएट सराउंडिंग में एक ये, तो 6 स्फीयर इसको सराउंड कर रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहां तक समझ आ रहा है? अब देखो अगर एफसीसी की बात कर रहे हैं आप, तो एफसीसी में आपको एक बॉडी के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखा, दूसरा एज के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखा, जितने भी एजेस हैं। यहां तक समझ आ रहा है? अब नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स लिख रहा हूं मैं। तो जो एज के सेंटर पे है, जो टाइप 1 हुआ, वो 1 ही, टाइप कुछ और लिख दो, टाइप पी लिख दो, बॉडी के सेंटर पे था, वो अकेला रहेगा बिकॉज ये किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा टाइप जो एज वाला है उसको मैं ई लिख दे रहा हूं। तो एज वाला का टाइप का क्या है, कितने हैं, सारे एज के सेंटर पे होगा, तो दे आर 12 डिफरेंट एजेस ना इन केस ऑफ क्यूब, तो 12 लिख दिया। लेकिन एक एज 4 डिफरेंट सेल के साथ शेयर कर रहा था, जैसा हमने अभी बताया। तो 4 डिफरेंट सेल्स के साथ अगर शेयर कर रहा है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 1/4। तो ये टोटल कितना आएगा, 1 + 3 4, लिख सकते। तो इन केस ऑफ एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना आता है, 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए, 4, लिख सकते। तो ये आप फॉर्मूला पढ़ते हो कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है वो z के इक्वल होता है, जो नंबर ऑफ स्फीयर है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, कहां होता है, ये जानना बहुत जरूरी था, तभी आप अच्छे सवाल लगा पाओगे, ठीक है ना। तो देखिए z के इक्वल था तो क्यों 4 आ गया, लिख सकते। तो मतलब नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड को मैं ओवी लिख देता हूं, = z, ठीक है। ये एचसीपी में भी यूज करेंगे हम लोग। दूसरा टेट्राहेड्रल वॉइड नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करूंगा। मैं हिंट बस ये देता हूं कि टेट्राहेड्रल वॉइड अगर एफसीसी में जाओगे वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, मतलब एक यूनिट सेल के लिए वो अकेला होता है, ठीक है। वो सभी बॉडी के अंदर, मतलब यूनिट सेल के अंदर होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है ना। मतलब A/4 पे जाएंगे किसी कॉर्नर से तो आपको टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा, ठीक है। फॉर्मूला जो शॉर्टकट पढ़ते हैं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो लिखोगे ये डबल ऑफ z होता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ एफसीसी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा, समझ आएगा आपको बिल्कुल, है ना। इसके बाद जो चीजें रह जाती है कि एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, फिर वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक है। हेक्सागोनल यूनिट सेल में z कैसे निकालेंगे, वो 6 आ जाता है या कैसे आता है, कौन किसके साथ कितना शेयर करेगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट उसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करने को, मतलब एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। ये नहीं कि 74 या कुछ और होता है उसको याद कर ले, उसको
फाइंड करेंगे तो बहुत सारे और फंडामेंटल्स, बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो होगा डिफरेंट टाइप्स के, जो जैसे रॉक साल्ट स्ट्रक्चर है या फ्लोराइड स्ट्रक्चर है या एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है ना, तो वो CaCl सीजियम हैलाइड है, वो कौन सा कैसा होता है, मतलब फिक्स वो जीके टाइप की चीजें हो जाएंगी, ठीक है। फिर कुछ डिफेक्ट्स होंगे, है ना, थोड़ा सा सेमीकंडक्टर के हिसाब से भी कुछ चीजें हैं, तो उसको भी आखिरी में कंप्लीट करते हैं। तो कुल मिलाकर के नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरे वो कॉन्सेप्ट्स मतलब थ्योरी के हिसाब से कंप्लीट करके जो थर्ड एंड फाइनल लेक्चर होगा उसमें करीब 10-15 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके दूंगा आपको, ठीक है। उसमें कुछ प्रीवियस ईयर्स आईटी के भी क्वेश्चन होंगे, कुछ नए सवाल भी होंगे, जो नए क्वेश्चंस होंगे जो एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए, समझ आता है इसको, देखिए।